नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के स्लोगन से सियासत में उबाल है और आज हरियाणा के सोनीपत में भी इसकी आंच पहुंचती हुई नजर आई। और आज सोनीपत के मुरथल रोड स्थित श्रीराम पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद अरबी भाषा में 786 और लव जिहाद के स्लोगन ने हिंदू धर्म के लोगों में रोष दिखाई दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। सोनीपत मेयर राजू जैन ने भी पार्क का दौरा किया। दरअसल आपको बता दें, सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद अरबी भाषा में 786 और लव जिहाद के स्लोगन लिखे हुए हैं। और जब सुबह स्थानीय निवासी पार्क में घूमने आए तो उन्होंने ये देखा तो उन्होंने आसपास के लोगों के साथ साथ पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस के साथ साथ सोनीपत मेयर राजू जैन भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हरियाणा में भी त्योहारी सीजन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी शरारती तत्व ने यह काम किया है और हमने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। तो वहीं पार्क में झूलों पर इस तरह के स्लोगन की सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शिकायत मिलने के बाद सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची बीजेपी मेयर राजू जैन ने बताया कि शरारती तत्वों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये स्लोगन लिखे हैं और पुलिस को जांच के दिशा निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी यूपी में इस मामले पर विवाद हुआ था और ऐसे में अब यूपी से चलकर ये विवाद अब हरियाणा तक पहुंच चुका है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है और इस पर लगातार बहसबाजी हो रही है। यूपी के कानपुर से उठा ये चिंगारी अब हरियाणा तक पहुंच चुका है और तमाम जो है सवाल भी उठते हुए यहां लाजमी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इस तरह के स्लोगन लिखे जा रहे हैं और स्लोगन के बाद कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो इस वक्त उन पर ठेस पहुंचती हुई नजर आ रही है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं हरियाणा के सोनीपत की, जहां पार्क में एक खेल के मैदान में जहां सुबह सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो उन्होंने देखा कि तमाम जो झूले वहां पर थे उस पर इस तरह के शब्द लिखे हुए थे, 786 शब्द लिखे हुए थे, आई लव मोहम्मद, लव जिहाद जैसे तमाम ऐसे शब्द लिखे हुए थे। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किसने लिखी है, इसके पीछे साजिश है या शरारती तत्व है, आखिर वो कौन शख्स है जो इस तरह की हरकत किया है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि ये किसी बच्चे द्वारा लिखा गया है, लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और जहां तक सवाल है कि बच्चों ने लिखा है तो इस तरह से बच्चों के मन में इस तरह के शब्द आना अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। ऐसे में ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल भी बहुत है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जो इस तरह की मानसिकता रखता है और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, शरारती तत्व है या इसके पीछे साजिश है। कई तरह के सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये चिंगारी अब हरियाणा तक पहुंच चुकी है और हरियाणा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनीपत के श्रीराम पार्क मैदान की, जहां पर सुबह सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और पहुंचे तो देखा कि कुछ झूलों पे इस तरह के शब्द लिखे गए थे। हालांकि पुलिस ने उन शब्दों को मिटा दिया, लेकिन इसके पीछे आखिर कौन है, इसकी जांच पड़ताल लगातार पुलिस के जरिए की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों का काम है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों के अंदर इस तरह की मानसिकता कैसे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह सुबह हरियाणा के सोनीपत के एक पार्क में आई लव मोहम्मद, लव जिहाद जैसे शब्द लिखे हुए थे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस आई और इन तमाम लिखे हुए शब्दों को हालांकि मिटा दिया गया है, लेकिन लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है। त्योहारों के मौसम में इस तरह के स्लोगन लिखने के पीछे आखिर किसकी साजिश है? क्या यह हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सुनियोजित चाल है या फिर इसके पीछे कौन है? बार बार इस तरह के शब्द लिखना कई तरह के सवाल जरूर यहां पर खड़े करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा के सोनीपत से दिखा रहे हैं, जहां पर कई राज्यों में देखिए आई लव मोहम्मद के स्लोगन से सियासत में अब जरूर उबाल होता हुआ नजर आ रहा है। आज हरियाणा के सोनीपत में भी इसकी आंच पहुंचती हुई नजर आई। आज सोनीपत के मुरथल रोड स्थित श्रीराम पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद अरबी भाषा में 786 और लव जिहाद जैसे स्लोगन लिखे हुए थे
और जिसे हिंदू धर्म के लोगों में जरूर रोष इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। सोनीपत मेयर राजू जैन ने भी पार्क का दौरा किया। दरअसल सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद अरबी भाषा में 786 और लव जिहाद के स्लोगन लिखे हुए हैं और जब सुबह स्थानीय निवासी पार्क में घूमने आए तो उन्होंने ये देखा तो उन्होंने आसपास के लोगों के साथ भी पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस के साथ साथ सोनीपत मेयर राजू जैन भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हरियाणा में भी त्योहारी सीजन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी शरारती तत्व ने ये काम किया है और हमने इसकी शिकायत पुलिस से की है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं एच.एस. रावत, हमारे साथ सिराज कुरैशी जुड़ रहे हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं और वरिष्ठ पत्रकार अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एच.एस. आपके पास आना चाहूंगी। त्योहारों के मौसम में इस तरह के स्लोगन एक जगह नहीं कई जगह, यूपी से देखिए अब हरियाणा में ये मामला पहुंच चुका है। क्या लगता है इसके पीछे कोई शरारती तत्व है या फिर किसी की साजिश है? देखिए, ये साजिश है और एक जिहाद है। जहां जहां पर भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां ये उन देशों की सरकारों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम में आई लव मोहम्मद नहीं है। इस्लाम में इंग्लिश में कभी अजान नहीं होती है और जो इमोजी लव का बना रखा है इस्लाम में ये वर्जित है। जब एक बार कार्टून बना दिया था मोहम्मद साहब का फ्रांस में चार्लो एबडी मैगजीन ने, तो उस पर बम फेंक करके 12 लोगों की हत्या कर दी थी। तो इस्लाम के अंदर ये सब चीजें है नहीं। इन्होंने फ्रांस के अंदर वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां आई लव मोहम्मद जिहाद की तरह सड़कों पर प्रदर्शन किया और फिर लंदन में किया और फिर उस ट्रायल में सफल होने के बाद इन्होंने देखा कि इस समय माहौल चल रहा है तो हिंदुस्तान में भी करके देख लेते आई लव मोहम्मद। उन्होंने किया कन्नौज में और कानपुर में। जबकि अगर आप आई लव मोहम्मद करते हो तो आप ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, ऐसे हाथ जोड़ते नहीं है ये इस्लाम में, ये तो ऐसे करते हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर ये नारे लगाते हैं उस प्रदर्शन में, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, पुलिस के हाथ काट देंगे। उसके बाद में फिर जो पंडाल लगे हुए थे पूजा के, दुर्गा पूजा के, उनमें आग लगा दी और उनके पोस्टर फाड़ दिए। तो ये आई लव मोहम्मद ऐसे होता है क्या? और जैसे ये शुरुआत हुई वैसे ही पूरे देश के अंदर, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ है, कहीं पर भी है, फिर सारे किसी प्रकार से करने लग गए। तो ये एक षड्यंत्र है, देश को अनिस्टेबल करने का षड्यंत्र है, राज्यों को अनिस्टेबल करने का षड्यंत्र है, दूसरे धर्मों के लोगों को उनको टेरर फैलाने का है। ये टेरर फैलाने का इनका एक तरीका है। इनसे पूरा विश्व इस समय कहीं न कहीं टेरर है। बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी कह रहे हैं कि यूरोप के लिए इस्लाम सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, संभल जाओ नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी। तो हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है इस जहाज से, इस प्रदर्शन से, और ये कहीं न कहीं तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए उत्तर प्रदेश में तो योगी बैठे और केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं, तो यहां पर तो ये सफल हो नहीं सकता। हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और यहाँ सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। अब वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ आप अगर टेरर फैलाने की कोशिश करोगे तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये जिहाद है, ये षड्यंत्र है और ये टेरर फैलाने का एक तरीका है कि हम किसी प्रकार से इकट्ठे होकर के टेरर फैलाएं। इस समय हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, इस समय दशहरा है, फिर दिवाली है, यानी लोगों को कहीं न कहीं परेशान करने की सोच का तरीका है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, देश को अस्थिर नहीं करना चाहिए। इस देश में रहते हैं, इस देश के लिए आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल। सिराज कुरैशी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आज सोनीपत में तस्वीरें देखने को मिली, हालांकि ये जांच का विषय है और अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार वो स्लोगन किसने लिखा था, लेकिन ऐसे में सवाल आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के स्लोगन अगर किसी ने साजिशन लिखा है, किसी शरारती तत्व ने लिखा है, तो मुस्लिम समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सिराज कुरैशी जी। तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने देश से, अपने भारत से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह की चर्चा को चालू किया।
और जिस तरह से इन्हें देखा है, मैं स्वामी जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात इन्हें बोली है, उसको साधुवाद भी देता हूँ कि देश में षड्यंत्र नहीं चल सकता। बिल्कुल। भारत में सिर्फ भारत की जो सनातनी परंपरा है, हमें उसको स्वीकार करके एक अच्छे मुल्क को बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि नबी से मोहब्बत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, मगर उसके लिए आप जो रोडों पे उतर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप बिगाड़ रहे हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए, हमें अपने मुल्क को, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं समझता हूं कि भारत की जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उसने देश में भी अच्छा काम किया है, विदेशों में भी उसने अच्छा काम किया है, मगर कुछ शरारती तत्व हमारे पास ऐसे हैं कि वो इस मोहब्बत को, इस अच्छे काम को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं और रैली निकाल के और रोडों पे आके क्या आप दर्शाना चाहते हैं। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानते हैं? मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि एक गैर मुस्लिम महिला उन पर रोज कचरा डाला करती थी और उस कचरे वाली एक दिन बीमार हो गई, तो वो देखने जाएगी तुम बीमार क्यों हो गई। तो उन नबी की सीरत ऐसी थी, मोहब्बत की थी, उनकी एकता की सीरत थी, उनकी प्यार की सीरत थी, मानवता की सीरत थी, सेवा की सीरत थी। और आज आप उनके नाम पे जो बरेली में आपने तमाशा खड़ा किया है, या पूरे देश में आप लोग जहाँ जहाँ तमाशा खड़ा कर रहे हैं कट्टरपंथी लोग, मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करता, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भारत में इस तरह के किसी भी आंदोलन को आप सफल न होने दें, इसको हमें तुरंत कुचलना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो, हमें उस पर भी नजर करनी चाहिए। बिल्कुल। अमनप्रीत कौर, आपके पास आना चाहूंगी। यूपी से लेकर हरियाणा तक फैला ये आई लव मोहम्मद विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत में भी देखिए इसकी आंच आज सुबह देखने को मिली। आपके नजरिए से क्या लगता है, क्या ये कोई लोकल शरारती तत्व है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश है? देखिए, आई लव मोहम्मद का जो जिक्र है वो हम 4 सितंबर से सुनते आ रहे हैं और कानपुर से ये कोनिया पार्क से शुरू हुआ और आते आते ये पूरे यूपी को घेरता हुआ वाराणसी में फैलता हुआ आपने देखा कि बरेली में कैसे इसका फैलाव हो गया, बरेली में कितना आतंक मच गया और 26 तारीख को बरेली और उसके बाद अब आज पहुंचे ये हरियाणा में भी पहुंच गया। तो ये जो है, एक तो बात है कि इसकी राजनीति करी जा रही है, तिल का तार बनाया जा रहा है। आई लव मोहम्मद कहने में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम एक गणतंत्र देश है हमारा, एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो उसके हिसाब से संविधान हमें आजादी देता है कि हम अपने जो भावनाएं हैं वो शब्दों में पिरो के व्यक्त कर सकते हैं, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। पर बात वहां बिगड़ जाती है। जैसे बरेली में आपने देखा कि तौकीर रजा ने जैसे कॉल दे दी कि नवाज के बाद सब लोग आना, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, तो वो प्रदर्शन अगर वो प्रशासन से परमिशन लेके करते और शांतिपूर्वक करते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। पर क्योंकि उनको परमिशन भी नहीं मिला, उन्होंने फिर भी वो जो प्रदर्शनकारी वहां पे इकट्ठा हुए, उन्होंने नवाज के बाद इतनी गैदरिंग करी और उसमें छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व करे। आप ये देखो कि वहां पे जब पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो पुलिस की गलती क्या हुई कि प्रशासन तब जागा जब वहां पे गैदरिंग हो चुकी थी। प्रशासन ने जब तौकीर रजा ने कॉल दी कि कल की नवाज के बाद हम लोग प्रदर्शन करेंगे, तो तब ही एक्शन क्यों नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कंट्रोल ही करना था तो उसी टाइम वहां पे आसपास जो इलाका था वहां पे रोक लगा देनी चाहिए थी कि वहां पे लोग आए नहीं ज्यादा से ज्यादा, और भड़काऊ भाषण तो बात की बात है, वहां इकट्ठा ही नहीं होने देते। और अगर इकट्ठा हो गए थे तो उसके बाद उनको टीयर गैस यूज कर सकते थे, वो उनको कुछ भी करके कंट्रोल कर सकते थे। जो उन्होंने लाठीचार्ज करा है और बच्चे भी थे उसमें, तो मुझे लगता है कि अग्रेसिव वे में जैसे अटैक हुआ वैसे ही उसका रिएक्शन जो है वो भी अग्रेसिव वे में आया प्रशासन की थोड़ी सी देरी के कारण। और अगर 4 सितंबर से कानपुर से ये आई लव मोहम्मद का सिलसिला शुरू हुआ था, मुझे लगता है उसी टाइम अगर प्रशासन ने कंट्रोल किया होता तो ये फैलते फैलते आज हरियाणा में नहीं आता। और सोनीपत में जब आप पार्क की बात कर रहे हो, पार्क में बेंचों के ऊपर लिखे हुए हैं स्लोगन, उनकी बात कर रहे हो, तो उसको अब तक किसी ने देखा नहीं है, फिर भी हम लोग इसको मुस्लिम लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। हमारा देश जो है उसमें विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। आतंकवादी, आतंक फैलाने वाले लोग वो होते हैं, वो चाहे हिंदू होते हैं चाहे मुस्लिम होते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जिन्होंने देश में अराजकता फैलानी होती है। उसमें जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो, जरूरी नहीं वो हिंदू हो, वो सब हो सकते हैं। सब धर्मों में सब तरह के लोग, सब जातियों में सब तरह के लोग रहते हैं। पर बात आती है कि हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो
सरकारें हैं वो विफल क्यों हो जाती हैं, वो लेट क्यों हो जाती है ये सारी चीजें कंट्रोल करने में। जबकि यूपी की अगर हम बात करें, जब से सीएम योगी की ये दूसरी बार सरकार बनी हुई है, आपने भी देखा कितना डिफरेंस है। पहले जंगल राज बोला जाता था कि वहां पे रात के 7-8 बजे तक कोई भी लोग रोड पे नहीं आ सकते। योगी जी ने उसको कंट्रोल करते हुए अपनी एफिशिएंसी के साथ अपनी वो सक्षम थे, उन्होंने कंट्रोल करा और वो जो आतंकवादियों का दौर था, वो जो लूटमार का दौर था, उसको खत्म कर दिया। तो उनकी पुलिस जो है वो भी सक्षम है, उनका प्रशासन जो है वो भी सक्षम है। तो कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि ये आग ऐसे फैलती है कि कानपुर से शुरू होकर आज सोनीपत तक पहुंच गई, तो क्यों नहीं कंट्रोल हुई? ये सारी बातें जो हैं विचार अधीन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे विचार होना चाहिए और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपको याद होगा जब यूपी की सरकार बनी है तो 27-28 सीटें इनकी कम आई थी, उसके बाद तुरंत बटोगे तो कटोगे वाली बात हुई थी। और जब वो बात हुई उसके बाद हरियाणा में बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, दिल्ली में भी बीजेपी ने सरकार बना ली। तो वो सूत्र ऐसा कहते हैं या फिर ऑपोजिशन वाले ऐसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नैरेटिव सेट करने की बात है, कहीं जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है उससे पहले कुछ ऐसा इनको राजनीति को उसमें उछाल देने के लिए ऐसा कुछ करना था, तो इसलिए जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनको खुद इन्होंने कमांड करके तो नहीं ये ऐसा कुछ करवा दिया। तो ये सारी सोचने वाली बात है। हम सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते या प्रशासन के ऊपर उंगली उठा सकते, पर सारी चीजें हैं जो इनके ऊपर विचार करना तो बनता है। आपको 1 मिनट के लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चर्चा चल रही थी कि लगातार देखिए आई लव मोहम्मद जो विवाद है वो अब यूपी से चलकर हरियाणा पहुंच चुका है। और आज सुबह सुबह जिस तरह से सबने तस्वीरें देखी सोनीपत में एक पार्क में आई लव मोहम्मद 786 जैसे तमाम शब्द लेके हुए थे और लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है। एचएस रावत, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। जिस तरह से हिंदू धार्मिक स्थलों, पार्कों, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे आखिर वो कौन सी ताकत है? देखिए, इसके पीछे गजवा हिंद जो कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। पहले सिमी थी, फिर पीएफआई थी, उनको बैन किया गया। वहां के जितने भी लोग हैं, इंडिया में जाकिर नाइक जैसे लोग, वहां मोहम्मद सादिक जैसे लोग, ये लोग, इनकी एक ही सोच है कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना है। इसलिए इन्होंने नेपाल के जरिए नेपाल बॉर्डर के आसपास सारी जगह मस्जिद मदरसे बनाने शुरू किए।
बांग्लादेश का कांड किसी से छिपा नहीं है, किस प्रकार से हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा, किस प्रकार से अत्याचार बलात्कार किए गए वहां पर, पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कितना बुरा हाल किया। ये सब एक प्लानिंग के तहत है कि बॉर्डर स्टेटों को कमजोर किया जाए पहले और उसके बाद इस प्रकार के हमले किए जाएं, जैसे कि आई लव मोहम्मद। लोगों के अंदर जो लोग कहीं ना कहीं मौलाना, मौलवी, मदरसे, जहादियों के चक्कर में जिनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं AK-47 लेकर के आतंकवादी बन जाते हैं, इस प्रकार के नारे लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए वो पत्थर फेंक रहे हैं। जिन माताओं बहनों को घर में रहना चाहिए वो इस जिहाद में शामिल है। इनका मतलब इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। इनको कहीं ना कहीं जन्नत का लालच दे रखा है और जो ये सिरफरे हैं इनको 72 हूरों का लालच दे रखा है कि तुम करो ये कांड, 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें शराब की नदियां मिलेंगी वहां पर, वहां स्वर्ग का नजारा अलग है। तो जब तक ये कट्टरता रहेगी ना, जब तक हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड इस समय अशांति की कगार पर खड़ा हुआ है, सिर्फ इन्हीं की वजह से। जहां इस्लाम एक शांति प्रिय बताया जाता है कि इस्लाम एक बहुत शांति प्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पूरा विश्व आज इस्लामिक आतंकवादियों की वजह से ही परेशान है। आई लव मोहम्मद कह रहे हो, अपने घर में बोलो, मस्जिद में बोलो जाकर के, जहां आपको जरूरत है वहां बोलो। सड़क पर बोलना, फिर टेरर फैलाना, फिर सरतन से जुदा के नारे लगाना, AK-47 उठाना, हिंदू बहन बेटियों के साथ जम्मू कश्मीर में कितना बुरा हाल किया, किसी से छिपा नहीं। तो इन सब चीजों को देख करके लगता है कि एक षड्यंत्र है बड़ा पुराना, और ये आज से नहीं है। पहले जब यहाँ पर शासक थे, मुसलमान शासक थे, उन्होंने जबरदस्ती तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया, सूफी संतों ने कराया, और आज की डेट में अब साम दाम दंड भेद की नीति, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीन का, हक का, ये सब चीजें लेकर के चल रहे हैं। अभी सरकार एजर है। अभी मैं पत्रकार अमन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था सरकार को पता क्यों नहीं लगता। मोसाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी इस समय इंटेलिजेंसी, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी ब्यूरो है वो, और CIA है, MI6 है। जब इनके कांड हो चुके थे, 9/11 हो चुका था, 1200 आदमी इजराइल के मार दिए हमास ने, बड़ी देर से पता चला। कई बार इंटेलिजेंसी फेल हो जाती है कि आदमी इतने शास्त्रपने से काम करता है, मोबाइल ऑफ करके काम करता है, तो कभी कभी इन चीजों का सरकार को बहुत देर से पता लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी भी तो मनुष्य ही है। तो इस प्रकार की जो जिहाद देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है बहुत सख्ती के साथ में। अभी पूरी दुनिया को पता है भाई, आप 5 दफे की नमाज अदा करते हो और आप 5 बार अजान अदा करते हो, आप अल्लाह को स्मरण करते हो उनको, उसके बावजूद भी तुम्हें प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई। आप एक ही रात के अंदर हजारों लाखों पोस्टर छपे, कौन सी प्रेस में छपे, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ठीक है सिराज कुरैशी जी, इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक साथ में सवाल मेरा भी है। अगर जैसे आपने बोला कि इसके पीछे शरारती तत्व है, सभी अमन चैन से रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर इसके पीछे कोई शरारती तत्व है तो फिर मुस्लिम समाज आगे आके इसकी निंदा क्यों नहीं कर रहा? सिराज कुरैशी जी, एक कुरान शरीफ की आयत बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। इसमें जो बात आई है कि मुझे सीधे रास्ते पे चला, कुरान शरीफ से खुद ये संदेश दिया गया है सिरातल मुस्तकीम से कि ये हमें सीधे रास्ते पे चलाओ, यानी दंगा फसाद का रास्ता ना हो, आतंकवाद का रास्ता ना हो, कट्टरपंथ का रास्ता ना हो, किसी को परेशान करने का रास्ता ना हो, ये सारी बातें बताई गई है। उसके बावजूद भी तौकीर रज़ा जैसे लोग वो मुसलमानों को भड़काने के बाद बोलते हैं कि रोडों पे आ जाओ, आप ये नारे लगाओ। देखिए, जैसे मेरी बहन फरमा रही थी कि आई लव मोहम्मद कहने में कोई परेशानी नहीं है, जय श्री राम कहने में कोई परेशानी नहीं है, आई लव महादेव कहने में भी कोई परेशानी नहीं है। हम भारत में सेक्युलर ढंग से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रजातांत्रिक देश है। मगर इसकी आड़ में अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, कट्टरता फैलाएंगे और रोडों पे आ जाएंगे और न्याय की व्यवस्था और कानून की व्यवस्था को भंग कर देंगे, संविधान को तार कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके साथ कहाँ जुड़े होते हैं इसकी भी
संज्ञान में लेना चाहिए। हमारी जांच एजेंसियां हैं, शायद वो इसका काम भी कर रही होंगी कि ये जो शरारती तत्व हैं रोडों पे कैसे आ जाते हैं और रोड पे आने के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये बात नहीं बोली है कि आप लॉ एंड ऑर्डर धज्जियां उड़ा दीजिए। वो ये फरमाते हैं कि आपको जिस मुल्क में रहेंगे उस मुल्क के कानूनों का पासदार होना पड़ेगा, यानी उस मुल्क के कानून आपको मानना पड़ेंगे। ठीक है। और आप उस मुल्क के कानून को नहीं मानते हैं तो मैं बिल्कुल इस पर कठोर अपनी आपत्ति लेता हूँ। और जिस तरह से ये लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के ही लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, उनको मैं भत्सा भी करता हूँ और उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि भारत की सरकार बड़ी सक्षम सरकार है। आप इस तरह की बदमाशियां करके, इस तरह के कुदरत करके आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे। आपकी बात बिल्कुल जायज है सिराज कुरैशी जी। अमनप्रीत जी, एक छोटा सा आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। इस तरह की जो ताकतें हैं, अगर धर्म के नाम पर जिस तरह से लगातार जहर उगलने का काम किया जा रहा है, जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, ऐसे में सवाल ये कि क्या ये जो सांप्रदायिक भावना है इसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? धर्म गुरु जो है वो हिंसा को प्रमोट नहीं करता। सब लोग जो है, सब गुरु जो है वो शांति ही चाहते थे, अपने शांति का ही मैसेज देते थे। पर बात वही है कि लोग उसको किस तरह लेते हैं। जैसे अभी बोल रहे थे कि मुस्लिम होने के बावजूद भी तारिक रजा जैसे लोग आ जाते हैं, तो तौकीर रजा जैसे लोग आ जाते हैं, तो वही है कि हर धर्म में, हर जाति में, हर तरीके के लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों को शांति पसंद है, कुछ लोगों को अशांति पसंद है, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं और उस तरह वो देश के अगेंस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुस्लिमों में ही होता है, ऐसा हिंदुओं में भी होता है, ऐसा सिखों में भी हो सकता है। कोई भी आतंकवादी किसी भी धर्म, किसी भी जाति में जन्म ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जन्म लेने के बाद ही कोई आतंकवादी बन जाते हैं। हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट जब अपोजिट गतिविधियों में ज्यादा हो जाती है तब वो आतंकवादी कहलाते हैं। तो जब वो संविधान को अपने हाथ में लेते हैं, जब वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तब वो आतंकवादी कहलाए जाते हैं। तब लगता है कि देश के विरुद्ध ये जो षड्यंत्र करते जा रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन गतिविधियों में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें हम लोग किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। हमारा देश जो है वो शांति चाहता है। हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकारें हैं, देश में शांति ही चाहती है, क्योंकि जब शांति है तो ही देश ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, अमर शांति और चैन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आइला मोहम्मद यूपी से लेकर अब हरियाणा में पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि इसके पीछे किसकी साजिश है और उस पर जरूर कड़ा से कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला